राम राम। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी भंवरलाल कड़ला। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं एलडीसी एग्ज़ाम जो कि 5 जुलाई 2026 को अधीनस्थ बोर्ड ने आयोजित करवाया है। या ऐसे कहें कि उन्होंने जो है बच्चों के सपनों के साथ में थोड़ा सा खिलवाड़ कर दिया है। खिलवाड़ ऐसे किया है कि एक ही पोर्शन से, एक ही विषय से इन्होंने 61 प्रश्न पूछे हैं। ये अच्छी बात है कि हमारी पुस्तक में से 56 प्रश्न आ गए हैं, उनका प्रूफ मैं आपको इस वीडियो में दूंगा भी। लेकिन एक विषय से, जैसे उन्होंने साइंस के अंदर और मैथ के जो विद्यार्थी हैं उनके साथ में ये धोखा हुआ एक प्रकार से, कि उनके प्रश्न कम करके जीके में आपने 100 प्रश्न पूछे हैं। तो एक प्रकार से ये ब्लूप्रिंट को पूरी तरह से दरकिनार किया है। आरपीसी की एक बात तो खास है कि वो अपने उसूलों पर खरा उतरता है, यानी उसने कोई टॉपिक मेंशन किया है तो उस टॉपिक के अनुपात में प्रश्न पूछता है, ऐसे नहीं कि जो मन में पूछता चला जाए। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे राजस्थान भूगोल एवं अर्थव्यवस्था के टोटल 61 प्रश्न, कौन से प्रश्न बाहर गए हैं, कहाँ से वो प्रश्न आए थे, आरबीसी से कितने प्रश्न आए हैं, जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स है उनमें से कितने प्रश्न आए हैं, या अन्य कौन से सोर्स से प्रश्न उठाए गए हैं, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप में से जो भी साथी आगामी सीईटी की, एसआई की, आरएएस की, उसके अलावा पीटीआई भर्ती की, वीडियो, राजस्थान पुलिस, जितनी भी भर्ती आयोजित होने वाली हैं, वो साथी इस वीडियो को ज़रूर देखें और पैटर्न को समझें, क्योंकि जो पैटर्न को समझेगा वही जो है आगामी एग्ज़ाम में सक्सेसफुल बनेगा। देखिए, ये अपनी पुस्तक है राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से प्रकाशित होती है। इसका सेकंड संस्करण अभी मार्केट में उपलब्ध है और इसका रिजल्ट जो है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। 7 संभाग रिक्त जिलों के अनुसार है। इसमें पूर्णतः अपडेट है, साथ में राजस्थान बजट और आर्थिक समीक्षा के सारे प्रश्न डाले गए हैं, और साथ में राजस्थान का जो करंट अफेयर है जो सूजिस के अंदर आता है उसके भी डाले गए हैं। उसका प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। जो किसी पुस्तक में नहीं मिला वो अपनी पुस्तक में मिला, और जो अपनी पुस्तक में नहीं मिला वो किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। पहला प्रश्न है कि अरावली की निम्नलिखित चोटियाँ दे रखी है, इनमें से सबसे कम ऊंचाई कौन सी की है। ठीक है, तो दिलवाड़ा जो दे रखी है इसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। ठीक है, 1442 मीटर दिलवाड़ा की है। कुंभलगढ़ की 1224 है। ठीक है, इसके साथ में रघुनाथगढ़ की आपको पता ही है 1055 है। ठीक है, और तारागढ़ की कितनी है? तारागढ़ की 3 ऊंचाइयाँ मिलती है। ये तीनों ही ऊंचाइयाँ ना ऑथेंटिक सोर्स से ली गई हैं। आपको विकल्प जो भी मिले एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग करके आना है। ठीक है, तारागढ़ अजमेर में है 869, 870 और 885। ये जो इसकी ऊंचाई है ये तीनों ही ऑथेंटिक सोर्स हैं, यानी कि आरबीएससी, हिंदी ग्रंथ अकादमी या जो अन्य ऑथेंटिक सोर्स हैं वहाँ से ये ऊंचाई ली गई है। तो आपको विकल्प अनुसार ध्यान रखना है। सबसे कम ऊंचाई कौन सी की है? तारागढ़ की। मध्य अरावली की चोटी पूछी है। बाकी ये जो है 2 दिलवाड़ा और कुंभलगढ़ दक्षिण अरावली की है। रघुनाथगढ़ जो है ये आपको उत्तरी अरावली में मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें तो परंपरागत क्वेश्चन है, आता ही रहता है, पेज नंबर 24 और 25 में मिल जाएगा। ये केंद्रीय बजट, अब ये क्वेश्चन है ना आपको किसी पुस्तक में, करंट की किसी पुस्तक में मिल सकता है, लेकिन भूगोल की किसी पुस्तक में मिलना मुश्किल है। ठीक है, ये भारत विस्तार नामक जो एआई है, उपकरण है, ये कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को सलाह प्रदान करने के लिए एक एआई उपकरण है ना, भारत विस्तार। तो ये केंद्रीय बजट में घोषित किया गया था और सूजिस में भी छपा था, तो अपन ने जो है इसको कवर किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत विस्तार। तो ये दे रखा है अपनी पुस्तक में, आपको मैं दिखाऊंगा साथ में। ये पेज नंबर 156 है ना अपनी पुस्तक में, जो सेकंड एडिशन है उसको ही देखना। उसमें भारत विस्तार के बारे में दे रखा है। कृषि संसाधनों तक पहुँच हेतु आभासी एकीकृत प्रणाली बहुभाषी एआई आधारित प्लेटफॉर्म है ना। तो इसकी घोषणा बजट 2026-27 में की गई थी। इसका शुभारंभ जो है जयपुर में किया गया था, तो सूजिस में ये आया था एक बार। इसी प्रश्न पेज से एक और प्रश्न आया है कि कौन सी ग्राम पंचायत राजस्थान की पहली ऐसी ग्राम संस्था बन गई है जो पूर्ण रूप से जैविक होने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुकी है। तो ये बामनवास कंकड़ है, ये कोटपुतली बहरोड के अंदर आपको मिलेगी। ये पूर्ण रूप से जैविक पंचायत बन चुकी है। ठीक है, तो एक ही पेज से 2 सवाल आए हैं इस पेज में। क्लिक हो चुका है गलती से। हाँ, तो ये बामनवास कंकड़ है। ये दोनों ही प्रश्न आपको करंट के मिलेंगे और अपनी पुस्तक में ये दोनों ही सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ पात्रता लेनी होती है ना, तो उसमें अगर एक आधा सवाल बाहर चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन तय होता है, एक एक क्वेश्चन वहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, और ये दोनों ही क्वेश्चन आपको जो है अपनी पुस्तक में मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए 8वां क्वेश्चन जो है अपनी पुस्तक से आउट ऑफ बुक है। क्यों बुक है? क्योंकि ये जो सामान्य समझ के आधार पर क्वेश्चन था कि छोटी नदियों और उसकी सहायक नदियों के जल का उपयोग करने के लिए छोटे बांधों का निर्माण आवश्यक है। जैसे छोटी नदियाँ होती है ना, तो उनका या उनकी सहायक नदियों का पानी उपयोग करने के लिए छोटे बांध बनाना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे क्या होगा कि वहाँ का जो जल स्तर है वो बढ़ेगा। तो दोनों ही कथन सही हैं, और जो कथन कारण जो है वो कथन की सही रूप से व्याख्या कर रहा है। तो इसका आंसर ए सही है। वैसे ये किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा, लेकिन समझ आधारित प्रश्न है,
ये प्रश्न आपको अटैम्प्ट करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए ना तो ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तरफ फसल दे रखी है और उसके दूसरी तरफ दे रखी हैं उपयुक्त मिट्टियाँ, यानी कि सूटेबल सोइल कौन सी है उनके लिए। जैसे आप सबको पता है कि कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है, ठीक है, कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। उसके साथ में गेहूँ के लिए जो है आपको लगेगा कौन सी है, लाइट क्ले एंड हैवी लोम, यानी हल्की चिकनी और भारी दोमट। उसके साथ में बाजरा के लिए रेतीली रेगिस्तानी। अब देखेंगे, आपको दिखाता हूँ, ये गेहूँ है, गेहूँ के अंदर आपको मिल जाएगा नाइट्रोजन युक्त दोमट और हल्की चिकनी, ठीक है। ये मिट्टी आपको जो है अपनी पुस्तक में मिल जाएगी पेज नंबर 137 पर, ठीक है। नेक्स्ट ये कपास रहा, कपास को जो है उसके लिए काली मिट्टी उपयुक्त है, आपको मिल जाएगा पेज नंबर 140 पर। नेक्स्ट जो है ये रहा बाजरा वाला, है ना, ये बाजरा। तो बाजरा में आपको मिल जाएगी रेतीली मिट्टी, यानी कि जो पश्चिमी राजस्थान में शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है वहाँ जो है बाजरा प्रमुख रूप से बोया जाता है। और अगर आरपीसी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ याद रख लेनी चाहिए कि सर्वाधिक उत्पादन बाड़मेर में 2022-23 में हुआ था और 23-24 में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे हुआ, अलवर के अंदर, ठीक है। और देश के कुल बाजरे का 41.34% राजस्थान में होता है, पहला स्थान राजस्थान का है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये तीनों मिल चुके हैं तो ऑप्शन हो जाएगा 16, ठीक। ये एक तरफ जल संरक्षण की विधि दे रखी है और ये किस ज़िले में ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि बावड़ियाँ जो है बूंदी को जो है क्या कहते हैं, अपने सिटी ऑफ स्टेपल्स, कुंड और बावड़ियों का शहर कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा। साथ में जालरा जो है कहाँ के फेमस है, जोधपुर के फेमस है। ये खड़ीन जो है ये एक प्रकार से जल संरक्षण की तकनीक है, परंपरागत तकनीक है, तो ये जैसलमेर की फेमस है, ठीक है। इस प्रकार से 3 ऑप्शन अपनी पुस्तक में मिल जाएंगे। वैसे 2 से भी ये सॉल्व हो रहा था आराम से, ठीक है। तो खड़ीन के अंदर अगर आप जैसलमेर करेंगे तो एक क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये पूरी तरह सॉल्व हो रहा था। जादरा जो है जोधपुर की, जादरा कुछ फेमस है, जैसे तोर जी का जादरा जो पहले पूछा हुआ है, महिलाबाग का जादरा भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, महामंदिर का जादरा भी इंपॉर्टेंट है। अब ये देखते हैं कि सागवान के जो वन है वो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जबकि इन्होंने क्या दिया है, उत्तरी क्षेत्र दे दिया, तो ये कथन गलत है। दूसरा, सागवान के पेड़ अत्यधिक ठंड या पाला सहन नहीं कर सकते। अपनी पुस्तक में पेज संख्या 178 पर दे रखा है कि दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है, क्योंकि ये दक्षिणी राजस्थान में मिलते हैं, ठीक है। और ये दूसरा कथन सही है एकदम, तो ए गलत है, आर सही है। कहाँ मिलेगा, पेज संख्या 178 बता रखा है, ये नॉर्मल 78 ध्यान रखना, ये जो है सिर्फ 78 के अंदर है, पेज संख्या सिर्फ 78 है, ठीक है, मिल जाएगा पेज में। ये सागवान अधिक सर्दी या पाला सहन नहीं कर सकते, अतः इन वृक्षों का विस्तार राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में अधिक है, ठीक है। लाइन टू लाइन सब गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्वेश्चन जो है ना 15 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा इसको विवादित भी कह सकते हैं। अगर ये तो वैसे सबके सही हुआ है, फिर भी मैं बता देता हूँ टेक्निकल रूप से अगर इसको देखें तो ये गलत है प्रश्न, क्योंकि राष्ट्रीय मृग उद्यान का विस्तार 2 जिलों में है। कौन कौन से, जैसलमेर और बाड़मेर। हालांकि अधीनस्थ बोर्ड ऐसी पहली गलती कर चुका है कि उसने जो है राष्ट्रीय मृग उद्यान को सिर्फ जैसलमेर माना था, ठीक है ना, तो उसने बाड़मेर भी ऑप्शन दिया था, जैसलमेर भी ऑप्शन दिया था, लेकिन उसका आंसर जो है जैसलमेर माना था फाइनल आंसर के अंदर, ठीक है। तो हो सकता है इसका आंसर जो है प्रारंभिक आंसर की में जैसलमेर माना जाए, यानी कि राष्ट्रीय मृग उद्यान में जैसलमेर में स्थित है, सही मान लिया जाएगा इस कथन को, ठीक है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है झालावाड़ में है, ये गलत बात है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा सवाई माधोपुर के अंदर, ठीक है। यानी अगर टेक्निकल रूप से देखें तो राष्ट्रीय मृग उद्यान का विस्तार जैसलमेर में नहीं है, दोनों जिलों में है, जैसलमेर और बाड़मेर में, ठीक है। राष्ट्रीय मृग उद्यान जो अपने रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है ये सवाई माधोपुर के अंदर है, यहाँ दूसरा कथन भी गलत। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है भरतपुर के अंदर है, ये सही बात है। लेकिन सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है ही नहीं, सरिस्का जो है वन्य जीव अभयारण्य है और टाइगर रिजर्व है, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से देखते हैं, अगर किसी ने ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं लगाने भी नहीं चाहिए, क्योंकि आसान स्तर का प्रश्न था, सबके सही हुआ होगा, लेकिन कुछ जो है ऐसे तत्व होंगे जो लगाएंगे इस पर भी, ठीक है। तो ये अपनी पुस्तक को मिल जाएगा, सामान्य लेवल का क्वेश्चन है, ये डेजर्ट नेशनल पार्क है। इस प्रकार से देखो, आपको क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम, उत्तर से दक्षिण अवरोही क्रम। एक अभी क्वेश्चन आया है आपको, मैं दिखाऊंगा, टाइगर रिजर्व से संबंधित। इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण पूछा था उन्होंने और अपना जो है एकदम सही हो रखा था। ये गौ पालन विकास जो है इतना आसान प्रश्न दे दिया है, पशु उत्पादन से संबंधित है। ऐसे प्रश्न दिए हैं जिनको आपको ना, अगर बिना पढ़े हुए व्यक्ति भी जाएगा तो आपको मिल जाएगा 162 नंबर पर, बिना पढ़ा हुआ व्यक्ति भी जाएगा तो आपके बराबर स्कोर करके आ जाएगा। कुछ प्रश्न ऐसे पूछे हैं, मतलब ये तालछापर वन्य जीव अभयारण्य जो है कहाँ पर है, चूरू के अंदर है। इसमें ये एक चीज़ आपको याद ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ पर वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण संस्थान ये जो है 2021 में स्थापित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी हुआ है, आपको ध्यान रखना थोड़ा सा। यानी वन्य जीव का प्रबंधन और रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, तालछापर अभयारण्य चूरू के अंदर है। पेज नंबर 95 पे मिल जाएगा, आसान लेवल का क्वेश्चन था। ये मिट्टी का पूछा है,
जो हाड़ौती का संभाग है, हाड़ौती संभाग के जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है, बच्चे को पता है। ठीक है, ये मिट्टी वाला टॉपिक मिल जाएगा 95 पर, है ना। ये मिट्टी वाला टॉपिक में ये काली मिट्टी वाला मिल जाएगा आराम से। पेज नंबर लगाना भूल गया, लेकिन आप देख लेना। ये किस ज़िले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो देखो सबसे अधिक तो जयपुर में है, लेकिन जयपुर उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया, तो सेकंड पेपर कौन सा चूज़ करेंगे? भरतपुर चूज़ करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 306 पे मिल जाएगा। आसान लेवल का प्रश्न है, आपको सब जगह मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपनी पुस्तक में ये जो PYQ वगैरह दे रखे हैं ना, जनगणना, उद्योग, पर्यटन, परिवहन, खनिज, इनसे बहुत शानदार लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कृषि, उद्योग, खनिज, जनगणना और परिवहन, ये टॉपिक जो है बहुत शानदार लेवल के करने पड़ेंगे, जैसे ऊर्जा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक देर का है चंबल परियोजना के लिए कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न को अपन ने जो है आउट ऑफ बुक माना है। आउट ऑफ बुक मानने का कारण ये है कि इस 4 कथनों में से अपने पुस्तक में कथन मिल रहे हैं 2। कौन कौन से मिल रहे हैं? एक तो मिल रहा है पहला कथन कि यह गुजरात और राजस्थान की जो है इसमें साझा हिस्सेदारी है ना, गुजरात राजस्थान की नहीं है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की है। ठीक है, तो पहला कथन गलत हो गया। पहला कथन गलत होने से देखो एक कौन कौन से ऑप्शन कट रहे हैं, एक तो B नंबर कट रहा है और एक D नंबर कट रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि यह परियोजना 1950 में स्वीकृत की गई, तो ये लाइन अपनी पुस्तक में नहीं लिखी हुई है। भाई सीधा स्वीकार करना जरूरी है, आपको भ्रम में नहीं रख रहा हूँ, ये लाइन आप ऐड कर लेना। जिनके पास ये पुस्तक है, जिनके पास कोई दूसरी पब्लिकेशन की पुस्तक है, वो भी इस लाइन को ऐड कर लेना, क्योंकि ये पुस्तक मुझे पता है किसी पुस्तक में नहीं मिलेगी आपको, हिंदी ग्रंथ अकादमी में नहीं है और ना ही किसी RBC NCERT की बुक में है। तो इस प्रकार से मैं ऐड नहीं कर पाया इसको, अब मैं इसको ऐड कर लूँगा अगले संस्करण में। ठीक है, अब ये परियोजना जो है 3 चरणों में पूरी की गई। अब जब पूरी की गई तो इसके अंदर 3 तो बांध थे और एक बैराज था। ठीक है, लेकिन इन्होंने 3 ही बांधों का जिक्र किया है, जैसे गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया। तो इसमें एक बैराज को इन्होंने मिसिंग कर दिया है। तो हालांकि जब पूरी की गई 3 चरणों में तो उनको जो है पूरी जानकारी लिखनी भी चाहिए थी कि 3 तो बांध है और एक बैराज है, कोटा बैराज वाला। ठीक है, फिर भी प्रारंभिक रूप से इसको सही मान लेते हैं। चंबल कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वित्त पोषित किया गया है, ये जानकारी गलत है। ये वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित है। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक, WBS लिख सकता हूँ ना। तो इसका आंसर हो जाएगा B और C, है ना, B और C इसका सही आंसर है। आपने जो है जानकारी दे रखी है कि इसकी शुरुआत जो है 53-54 में हुई है। हालांकि कोई लोग इसको 53-54 से आसपास मिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये इसकी शुरुआत है। अनुमोदन इसको पहले मिल गया था, यानी अनुमोदन दिया गया है, यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है ना, अप्रूवल की बात की गई है, न कि शुरुआत कभी उसकी। ठीक है, 3 चरणों में 4 बांध बनाए गए थे, ये अपने लिखा हुआ है कि चारों का बनने का क्रम क्या है। ठीक है, ये जो कोटा बैराज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इन्होंने जिक्र इसका नहीं किया था। अब देखते हैं राजस्थान में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो कई बार पूछा भी जा चुका है, इसका आंसर होगा कौन सी? जयसमंद झील जो है कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। पेज नंबर 47 से मिल जाएगा। ये एशिया की दूसरे नंबर की और राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित है ना, कृत्रिम जो है ये मीठे पानी की झील है। निर्माण किसने किया था? जयसिंह द्वितीय ने करवाया था 1685 से 1691 के बीच में। ये अपनी पुस्तक है और ये इस पुस्तक का रिजल्ट रहा है। देखिए ये पहले संस्करण का रिजल्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर से आप देखेंगे ये ऐसे एग्ज़ाम तक जो है, ये ऐसे एग्ज़ाम की जो दूसरी शिफ्ट है यहाँ तक इसका रिजल्ट जो है पहले संस्करण का है। और इसके बाद का रिजल्ट जो है ये A ग्रुप, B ग्रुप और C ग्रुप, D ग्रुप में भी जो है 10 क्वेश्चन आए थे, 10 के 10 क्वेश्चन अपनी पुस्तक में मिल गए थे। ठीक है, भूगोल में जो है 21 में से 20 क्वेश्चन। अभी कल परसों 28 जून को पेपर हुआ वनपाल का, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी डाल रखा है, PDF प्रूफ भी डाल रखे हैं। उसमें जो है आपको 22 में से 21 क्वेश्चन मिल जाएंगे। लिखा है क्या इसमें नहीं लिखा हुआ? 22 में से 21 प्रश्न, 22 में से 21 प्रश्न आपको इस पुस्तक में मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी रीट में भी आप इसका स्कोर देख सकते हैं, साथ में PDF भी डाली हुई है। जो क्वेश्चन आपको लगे कि सर ये इससे कवर नहीं हो रहा है, आप बिंदास कमेंट करना, कोई दिक्कत नहीं है। जो अपने से पूरी तरह कवर नहीं होगा ना, वो अपने स्वीकार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये राजस्थान मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछी थी, तब जो है ये 12 जनवरी को उसको लॉन्च किया गया था। लॉन्च करने की तारीख अलग है और उसकी जो लाभ मिलना शुरू हुआ था ना, वो तारीख अलग है, ध्यान रखना। लॉन्च 12 जनवरी को किया गया था। कहाँ से? जब इन्होंने लॉन्च किया ना तो तारीख बताई थी कि 15 जनवरी 2026 से ये इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ही लाइन अपनी पुस्तक में नहीं है, A और B नहीं है। नहीं होने का कारण क्यों? कि मैंने ये आर्थिक समीक्षा से लिखा है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा में शुरुआत का लिखा हुआ था और ये 1845 वाला जो लिखा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये जो कथन है D कथन अपनी पुस्तक से सॉल्व हो रहा है और यही इस प्रश्न का जवाब है। देखिए इस योजना के तहत 8वीं से 12वीं कौन से क्षेत्र में, ये श्रेणी देखिए आप इधर, है ना, सेवा और व्यापार क्षेत्र, इसमें जो है सेवा और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 7.5 लाख रुपये देते हैं। तो देखिए 8वीं और
8वीं से 12वीं पास, ठीक है। सेवा और व्यापार के क्षेत्र में कितने मिलते हैं? 3.5 लाख मिलते हैं। तो ये कथन जो है इसमें गलत हो जाएगा, ये इसका आंसर है डी है, ठीक है। तो अपन को आंसर ढूंढना है, ये आंसर मिल जाएगा। और जिसके पास अपनी पुस्तक है तो वो 2 चीज़ें ऐड करेंगे अपनी पुस्तक में। लॉन्च वाली तारीख लिख लेना आप तो, ठीक है, क्योंकि पुस्तक में मैंने ये आर्थिक समीक्षा से लिखी है और यही आरपीसी के अंदर आई थी, ध्यान रखना। आरपीसी ने एग्ज़ाम लिया ना, उसमें शायद यही थी 15 जनवरी थी, क्योंकि उन्होंने आर्थिक समीक्षा से बनाया था। और 12 जनवरी जो है ये सुजस में लिखी हुई तारीख। लॉन्च अलग किया और लाभ अलग मिल रहा है, चलता है, ठीक है। ये आप लाइन जो है ऐड कर लेना इसमें। 31 मार्च 2029 तक चलेगी, यानी कि काफ़ी लंबे समय तक ये पूछी जाएगी। जैसे ये कोई विद्यार्थी वगैरह थोड़ा बहुत कोई उद्यम शुरू करना चाहते हैं खुद के स्तर पर, तो वो इसका लाभ उठा सकते हैं। अब ये पूछा है DMIC दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा जो है वो राजस्थान से और गुजरता है। इसमें कौन कौन से नोड बने हुए हैं ना, नोड के बारे में पूछा है। तो इसका खुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना, ये जो अपने इन्वेस्टमेंट रीजन है ये आपको मिल जाएगा। पहला ही इसमें जो है निवेश क्षेत्र है, ठीक है। पेज संख्या आपको मिल जाएगा 194 पर। नेक्स्ट है, एक तरफ इन्होंने दे रखा है एक जिला एक उत्पाद। तो जैसलमेर में आपको पता ही है येलो स्टोन है। नागौर में जो आपको मिल जाएगा संगमरमर। गंगानगर के अंदर आपको मिलेगा किन्नू और प्रतापगढ़ के अंदर मिलेगा आपको थेवाकला, ठीक है। ये देखिए अपने इस पुस्तक में 219 पर मिल जाएगा आपको जैसलमेर में पीला पत्थर, प्रतापगढ़ में थेवाकला, श्रीगंगानगर में किन्नू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये सिंचाई स्रोत से संबंधित दूसरा क्वेश्चन है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है तो तालाब के बारे में क्वेश्चन है। तालाब जो है सिंचाई के पारंपरिक स्रोत है, बिल्कुल सही है, सिंचाई के पारंपरिक स्रोत है। साथ में जो है अधिकतर वर्षा जल को तालाबों में अवरोधक बनाकर एकत्रित किया जाता है, यानी पहाड़ बना करके वर्षा के पानी को रोका जाता है और फिर जो है उससे सिंचाई की जाती है। वैसे इसकी सिंचाई जो है बहुत कम लेवल पे होती है। जो चौथा कारण है ना कि तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में तीव्र वृद्धि देखी गई है, तो ये बात ऐसे ही इन्होंने फेंक दी है। फेंकी कैसे आपको दिखाता हूँ। ये सारणी ये 24-25 की है। तो इसमें जो है तालाब से कितनी सिंचाई होती है? 0.45। ये तो शक्ल वाला है और शुद्ध में अगर देखें तो आधे प्रतिशत के आसपास है। तो ये कहाँ तीव्र वृद्धि हुई? तीव्र वृद्धि होती तो 10-15-20% होती, तो इतनी नहीं हुई है। तो चौथा कारण गलत है। भीमसागर राज्य के प्रसिद्ध तालाबों में से एक है। तो भीमसागर है ना, ये लघु बांध परियोजना, ध्यान रखना, आपको मिल जाएगी अपनी सिंचाई परियोजना के अंदर ही। लघु सिंचाई परियोजना एक प्रकार से बांध है, उजाड़ नदी पर बना हुआ है ना, झालावाड़ के अंदर है। तो ये तालाब नहीं है, ये बांध है। तो तीसरा और चौथा कथन गलत है, पहला और दूसरा कथन सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक देर का है 50 नंबर क्वेश्चन। ये खनिज टॉपिक अपने उद्योग टॉपिक से पूछा है एक बार फिर से कि राजस्थान में जिला उद्योग केंद्रों की क्या भूमिका है। जो DIC बने हुए हैं उसकी भूमिका क्या है? तो आपको पेज संख्या 192 में मिल जाएगा कि राजस्थान में वर्तमान में 43 जिला उद्योग केंद्र है और 6 उपकेंद्र हैं। उपकेंद्र कहाँ कहाँ है ये तो RPC पूछेगी। इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने पूछा है उसका उद्देश्य क्या है। उद्यमों की सहयोग हेतु कार्यरत है ना, तो ये उद्यमों को सहायता देने के लिए, उद्यम हो या उद्योग हो, दोनों को सहायता देना इसका काम है, ठीक है। जिला उद्योग ये सहयोग के लिए हैं, जो उद्यम स्थापित करते हैं ना, उन उद्यमियों की सहयोग के लिए ये स्थापित किए गए हैं, ठीक है। ये प्रश्न अपनी पुस्तक में पूरी तरह सॉल्व होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये कृषि जलवायु प्रदेश से अच्छा प्रश्न पूछा है कि बाढ़ संभागीय जो पूर्वी मैदान है यानी कि 3rd B जो है उसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो देखो गेहूँ एक तो है, एक दूसरा जो है आपको सरसों मिलेगी। गेहूँ और सरसों आपको मिल जाएगी। ये किस रूप में मिलेगी? ये रबी फसलों के आप में मिल जाएगी, यानी कि A और D इसका सही आंसर है। पेज नंबर 145 पर सामान्य लेवल के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ऐसे प्रश्न आपको गलत करने भी नहीं है। ये नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड किस क्षेत्र में काम कर रहा है? तो अक्षय ऊर्जा जो है रिन्यूएबल एनर्जी, नाम से पता लग रहा है ना, तो गैर पारंपरिक क्षेत्र में। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको समझ आधारित हैं। इनके लिए कोई अगर नहीं पढ़ के गया ना तो भी आप बाकी वाला ऑप्शन दे सकते हैं कि अक्षय ऊर्जा लिखा है, अगर इंग्लिश में रिन्यूएबल लिखा है तो गैर पारंपरिक हो गया ना, नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। ये RBC के बुक से उठाया गया है, गैर पारंपरिक वाला है ना, 6ठी या 7वीं की बुक से। ये अपनी पुस्तक में मिल जाएगा, आसान प्रश्न है। नेक्स्ट पूछा है, राजस्थान में भूमि उपयोग पद्धति। अब आपको मैं अधीनस्थ बोर्ड की कार्यप्रणाली बताता हूँ ना, कि ये आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अंदर दिया हुआ था ना। ये 20-21 का जो डाटा है, ये आर्थिक समीक्षा 2021-22 वाली, 21-22 की आर्थिक समीक्षा में दिया हुआ है। तो अभी देखो, ये कल परसों तो आलोक राज कह रहे थे कि हम नए जिलों के अनुसार पूछेंगे, यानी नए जिलों के अनुसार प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये एक भाई साहब जो है 2022-23 की आर्थिक समीक्षा से पूछ रहे हैं, यानी बजट जो है 2026-27 का आ गया है, आर्थिक समीक्षा 25-26 की आ गई है, और ये इतने पुराने डाटा पूछ रहे हैं। तो इनको थोड़ी सेंस होनी चाहिए कि बच्चा जो है आर्थिक समीक्षा पढ़ेगा, करंट पढ़ेगा, तो ये जानकारी उसको कौन से पोर्शन में सही करनी चाहिए। ऐसे साथी जो अपनी पुस्तक को 5-5 साल अपडेट नहीं करते, ऐसे भी कई प्रकाशक हैं। तो
उनके ये क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट बैठेगा। लेकिन अपनी इस आर्थिक समीक्षा का भला हो कि ये डाटा ज़्यादा चेंज होता नहीं है, तो ये जो 24-25 वाला डाटा है ना, इसमें भी ये पूरी तरह से सेम ही डाटा है, वरना ये क्वेश्चन जो है विद्यार्थियों के लिए उल्टा पड़ जाता। तो कृषि योगी बंजर भूमि जो है, बंजर भूमि कितनी है, 10.11 है, ठीक है। ये जंगल जो है, जंगल यानी पानी की फॉरेस्ट है ना, तो ये वानी की जो है 8.30 है। इसके बाद में बंजर एवं अकृषि भूमि, ऊसर और अकृषि योगी जो कृषि की अयोग्य भूमि है जो 6.85 है। उसके बाद में प्रति भूमि यानी चालू पड़त कितनी है, प्रति और चालू पड़त एक ही होती है, 5.22, यानी 1 2 3 4 यानी ABCD वाला जो क्रम है ये एकदम से सही बैठ रहा है। ये आपको कृषि टॉपिक जो है शुरुआत में ही आपको जो है इंडेक्स मिल जाएगी, पेज नंबर लगना मैं भूल गया हूँ, बाकी आप देख लेना। ये कृषि टॉपिक जो है ना अपना राजस्थान भूगोल का द्वितीय संस्करण, उसमें शुरुआती में ही मिल जाएगा आपको, पहले या दूसरे पेज के अंदर ही मिल जाएगी ये सारणी कृषि टॉपिक में। नेक्स्ट है, ये एक तरफ वन का दे रखा है और दूसरी तरफ दे रखे हैं कि ये पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो इसमें अपनी पुस्तक में मिल जाएगा कि उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है इसमें पाए जाते हैं कौन से, सागवान, यानी कि 2 के अंदर 1, 2 के अंदर 1 मिल जाएगा ना, ये 2 के अंदर 1 मिल जाएगा, यानी कि सिर्फ एक ऑप्शन के अंदर है और एक ऑप्शन से पूरा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ठीक, आपको मैं पुस्तक का दिखाता हूँ, पेज नंबर 78 पर आपको मिल जाएगा। जैसे सागवान था ना, वो सागवान के बारे में ये था, 78 में लिखा हुआ था। तो ये देखिए उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है ना, यहाँ आपको मिल जाएगा कौन से, सागवान के वन। तो इस प्रकार से ये प्रश्न जो है पूरा एक ऑप्शन से सॉल्व हो रहा है। वैसे ये भारत के भूगोल से पूछा गया है कि जैसे देखो ये मैग्नोलिया वगैरह, मैग्नोलिया और आबनूस जो है राजस्थान में बहुतायत में नहीं पाए जाते हैं, जैसे समशीतोष्ण वन राजस्थान में है ही नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, एक दे रखा है राजस्थान में, भारत में सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में किस खनिज का होता है। तो ये जो है लेड और जिंक में राजस्थान का एकाधिकार है ना, एकाधिकार वाले सबसे पहले पे लेंगे ना। नेक्स्ट देखते हैं, एक तरफ दे रखा है राजस्थान में निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य का स्थान सबसे दक्षिणी है। अब ये ऐसे कहता हूँ ना कि नया पैटर्न क्या होता है, तो इन्होंने अपने पुस्तक में ऐड कर रखा है कि बनने का क्रम क्या है, क्षेत्रफल के अनुसार क्रम क्या है और उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है, बता देना मुझे किसी पुस्तक में अगर इस प्रकार से दे रखा है। तो अपने पहले संस्करण में भी इस प्रकार से दिया हुआ था, यानी जो पिछले साल आया था उसमें भी दिया हुआ था, और इस साल तो दिया ही दिया है, इस साल तो और अच्छा कर दिया, यानी कि प्रशासनिक जो वन रिपोर्ट है ना, प्रशासनिक जो प्रतिवेदन है वन विभाग का, उसमें से भी ऐड किया डाटा। तो ये नया पैटर्न है, इस प्रकार से आपको तैयार रहना पड़ेगा, यानी ये टाइगर रिजर्व आपको हर उस पुस्तक में मिल जाएंगे, लेकिन इस प्रकार से मैटर देना यानी कि आपकी मेहनत को और कम करना, ताकि आपको कहीं और भटकना नहीं पड़े। ये जो है ना बनने का क्रम, क्षेत्रफल अनुसार क्रम क्या है, तो ये क्षेत्रफल अगर ऊपर ये तो सारणी के नीचे दे रखा है मैंने, वो पूरी सारणी ऐड नहीं कर पाया मैं क्योंकि जगह थोड़ी कम थी इस क्वेश्चन में, इस पेज में मैंने 2 क्वेश्चन ऐड किए हैं ना इस प्रकार से। तो आप मार्केट में जब भी जाओ ये सारणी पूरी देखना कि किस प्रकार से दी है। ऊपर मैंने जो है बनने का क्रम दिया है, साल दिया है, जिला दिया है, उसके साथ में जो है उनका क्षेत्रफल भी दिया है, ठीक है ना। बहुत अच्छी तरह की मेहनत की गई है। जो साथी समझदार हैं, अच्छी पुस्तकों का चयन करना जानते हैं, उनके लिए तो ये पुस्तक रामबाण साबित होने वाली है। अब ये जो क्वेश्चन है, किस फसल की खेती के लिए 140 दिनों तक पाला मुक्त मौसम चाहिए। अब देखो 140 दिन पाला मुक्त चाहिए, यानी कि इसमें 2 फसलें ऐसी हैं जिनके लिए पाला मुक्त की बात की गई है। अपनी पुस्तक में कपास का जिक्र कर रखा है, लेकिन एक बार कोई दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम था या CTET का एग्ज़ाम था, उसमें इसका आंसर मक्का भी माना हुआ है। तो अपन को कैसे करना है कि इसमें कपास के लिए तो चाहिए 90 से 210 दिन के बीच में। 90 वाली जानकारी मैंने कहाँ से ली है, ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक में दी हुई है कि 90 दिन पाला रहित मौसम होना चाहिए, ठीक है। 210 वाला जो है PYQ है, ठीक है, यानी कि 90 से 210 दिनों के बीच में पाला रहित मौसम होना चाहिए। अब इसका एकदम एग्जैक्ट आंसर वो अधीनस्थ बोर्ड पर है, वो क्या मानेगा, लेकिन मेरे हिसाब से पहली प्राथमिकता जो है आपको मक्के पे कपास पे जानी चाहिए, उसके बाद में मक्का पर। देखते हैं क्या मानता है। ये दोनों ही जो है इसके लिए मैं मान के चल रहा हूँ, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन अभी तक है, ठीक है। वैसे हरिमोहन सक्सेना सर की जो बुक है उसमें या किसी भी राजस्थान की RBC NCERT में 140 दिनों तक पाला मुक्त किस फसल के लिए चाहिए ये जिक्र नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कपास और दूसरी प्राथमिकता रहेगी मक्का, ठीक है। देखते हैं एग्जैक्ट उसने कौन सी पुस्तक से बनाया है, अपन भी देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामस्तर स्थलों को दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब देखो क्रम संख्या के अनुसार अपन ने पहले ही दे रखा है, बच्चों को भागने की जरूरत नहीं है। पहला कौन सा था, केवलादेव, दूसरे के बाद सांबर, फिर जो है खींचन, उसके बाद मैनार, फिर सिलीसेट। इस प्रकार से आप सम्मिलित कर लीजिएगा, पेज नंबर 91 पर है, याद भी कर लीजिएगा। सिलीसेट झील जो है ना, इसके बारे में डिटेल भी दे रखी है। ये सारे जो अपने रामसर साइट हैं इनके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल दे रखी है। ये अभी नवीनतम बना सिलीसेट झील, इसके बारे में भी अच्छे से डिटेल दे रखी है, आप पढ़ना जरूर इस पुस्तक को। ये राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र में किस हाइड्रोकार्बन बेसिन से जुड़े हुए हैं। राजस्थान का जो पश्चिम राजस्थान है इसमें बाड़मेर क्षेत्र जो है
किस हाइड्रोकार्बन बेसिन से जुड़े हुए हैं? तो पश्चिमी राजस्थान रिफ्ट बेसिन जो है ना, यहाँ पर पाए जाते हैं हाइड्रोकार्बन बेसिन से जुड़ा हुआ राजस्थान वाला भाग, जहाँ पे तेल क्षेत्र है। तो पश्चिमी जिलों में अवसादी चट्टानों में खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस भंडार है। पश्चिमी राजस्थान में जो है ना अवसादी चट्टान है, जन रिफ्ट बेसिन है, वहाँ पर आपको जो है पेट्रोलियम और तेल भंडार मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं ये लिग्नाइट के भंडार किन जिलों में पाए जाते हैं? तो बाड़मेर, बीकानेर, उसके साथ में जैसलमेर, नागौर जिलों में भी आपको जो है लिग्नाइट के भंडार मिलते हैं। तो इसमें 2 जिले पूछे हैं, तो बाड़मेर और बीकानेर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है रिको। रिको का जो है इन्होंने उद्देश्य पूछा है, मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर है कि ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका विकास करता है, यानी कि पार्क वार्क विकसित करता है, औद्योगिक क्षेत्र का विकास करता है ना। हर साल औद्योगिक क्षेत्र के विकसित करने से संबंधित आर्थिक समीक्षा और बजट में डाटा आते हैं इससे संबंधित, ठीक है। वो सुमिलित भी करवाता है, आर्थिक से तो औद्योगिक क्षेत्र को सुमिलित करवाता है ना। या औद्योगिक और संरचना में उन्होंने कौन से पार्क विकसित किए या कौन सी योजना चली जा रही है उसके संदर्भ में पूछता है, लेकिन इन्होंने जो है उद्देश्य पूछा है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। आपको जो है मुख्य कार्य इसमें दे रखे हैं कि आधारभूत सुविधाएं जो विकसित करते हैं, उसके साथ में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करते हैं। आधारभूत सुविधाएं यानी कि अवसंरचना से संबंधित जो होती है ना, वो सारी विकसित करता है कौन? रिको। ये अपनी पुस्तक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ में अभी ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से कला और संस्कृति की पुस्तक आई है, उसमें जो है इसका रिजल्ट जो है, उसका रिजल्ट भी जो है आपको 100% मिलेगा। 10 क्वेश्चन आए थे, 10 में से 10 प्रश्न आपको जो है उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 81 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना जो है राजस्थान के औद्योगिक विकास की कुंजी है, का उद्देश्य किस औद्योगिक गलियारे के लिए कनेक्टिविटी का सुधार करना है? भाई ये जो है कौन से गलियारे के लिए करती है कनेक्टिविटी का सुधार? तो ये है दिल्ली वडोदरा मुंबई, है ना, दिल्ली वडोदरा मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, इनके लिए जो है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, इनके लिए कनेक्टिविटी का सुधार करेगी, ठीक है। आरबीसी ने पूछा था अभी कुछ दिन पहले कि ये कौन कौन से जिलों से गुजरता है। 12 प्रकार की कृषि किस फसल से संबंधित है? अब देखो ये प्रश्न थोड़ा सा विवादित है। विवादित इस प्रकार से है कि 12 प्रकार की कृषि में फसल जो है पूरी तरह किस पर निर्भर होती है? वर्षात पर निर्भर होती है, ठीक है। उसके लिए कोई सी अलग से सिंचाई की जरूरत नहीं रहती है। तो 12 प्रकार की कृषि वो होती है, ठीक है। अपनी पुस्तक में दे रखा है कि पूर्णतः वर्षा से सिंचाई पर आधारित कृषि होती है, उसको 12 कृषि कहते हैं। उसके साथ में दे रखा है कि जो ये नीचे आ गया, इसमें ऊपर करना पड़ेगा इसको। ये खरीफ में जो है ना, ये खरीफ की जो फसलें होती है ना, ये वर्षा आधारित फसलें होती है, ठीक है। ये जो खरीफ की फसलें होती है वर्षा आधारित फसलें होती है। अब इसमें खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं जो ऑप्शन में दे रखी है इन्होंने? एक तो मूंगफली दी है ना, मूंगफली दी है, और दूसरा कौन सा दिया है? तिलहन। तिलहन में तो दोनों ही फसलें होती है। जैसे तिलहन में आपको जो है रबी में मिल जाएगा और खरीफ में भी मिल जाएगा। अब देखो इसका आंसर काफ़ी साथी चना बता रहे हैं, काफ़ी साथी मूंगफली बता रहे हैं, और काफ़ी साथी जो है सरसों बता रहे हैं, जबकि इसका आंसर मैं बता देता हूँ क्या है ना। तिलहन में तो दोनों प्रकार की फसलें आती हैं, जैसे सरसों आती है, सरसों के लिए पानी की आवश्यकता होती है ना। तिलहन में कई सारी फसलें आती है, तो तिलहन इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि तिलहन में कई सारी ऐसी फसलें आती है जिनको पानी की आवश्यकता होती है, और कई सारी ऐसी होती है जिनको पानी की आवश्यकता नहीं है, जैसे है ना, जैसे तारा मीरा है तो ये माउट से ही हो जाता है सीधा, तो 12 नहीं उसको मान सकते हैं। लेकिन सरसों जो है इसके लिए भी पानी की आवश्यकता होती है ना। और अब मूंगफली और चना रह गई। चना ऐसे होता है, चना रबी की मौसम में बोया जाता है, ठीक है। जब रबी के मौसम में बोया जाता है तो वो तो मानसून का सीजन है नहीं, वर्षा ऋतु है नहीं उसके अंदर, तो फिर सर 12 कृषि में चना को कैसे माने अपन? तो चने के लिए ऐसे हैं, जैसे राजस्थान के जो पश्चिमी राजस्थान है ना, जैसे बीकानेर जिले में चना ज़्यादा होता है, नागौर में चना ज़्यादा होता है, इस प्रकार से ये जो पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं इधर चना ज़्यादा होता है। तो इधर के लोग क्या करते हैं, 12 से चने को कैसे उगाते हैं? तो मान लो ये उनका खेत है, ठीक है। खेत में क्या करते हैं, यानी पूरे खेत का पानी जो है जिस तरफ ढलान है ना उस तरफ आता है, तो ये क्या करते हैं, एक बांध बनाते हैं ना। इधर बांध बना लिया और ये सारा पानी जो है इधर आके इकट्ठा हो गया, तो यहाँ पे जो है ये चना बोएंगे, समझ गए। यानी ये बरसात के पानी को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद में जो है उस जगह पर चने की फसल की बुआई करते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है मेरी अनुसार इसका चना आंसर माना जाएगा। बाकी देखते हैं अधीनस्थ बोर्ड पर क्या है। वैसे चना जो है शुष्क मौसम की और कम बारिश में जो है हो जाएगी, ठंडे मौसम की है, ठंडे और शुष्क मौसम की है, यानी कि कम पानी में पकने वाली फसल है, ठीक है। यानी इसके लिए पानी थोड़ा जमा करके उस जगह को जो है थोड़ा आदर बना देते हैं, तो चना अपने आप पक जाता है, ठीक है। मूंगफली के लिए तो पानी चाहिए, सरसों के लिए पानी चाहिए ना। वैसे ये सारी अपनी चीज़ें इसमें लिख रखी हैं कि सरसों के लिए आवश्यकता है पानी की, और या जो है जलोढ़ जो है मिट्टी वाले मैदान है वहाँ पे तो पानी खूब होता है, कोई दिक्कत नहीं है, पानी कमी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है चना माना जाएगा।
अपनी इस पुस्तक से इसको कवर मान भी सकते हैं, क्योंकि सीधे तरीके से नहीं लिखा हुआ है तो आप इसको आउट भी मान सकते हैं ना। वैसे मैंने इसको अपनी इस काउंटिंग में काउंट नहीं किया है, ध्यान रखना, आप अलग से काउंट कर लेना। इसको जो है मैंने काउंट नहीं किया है, क्योंकि सीधी तरह लाइन नहीं लिखी हुई है कि चना जो है वैसे, क्योंकि बारानी तो मैंने लिखी है वर्षा ऋतु में, और सीधी बात बोलनी चाहिए, चना जो है अपनी पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट, एक जो है एक तरफ कृषि क्रांतियाँ दे रखी है, दूसरी तरफ जो है इनसे मिलान करना है, ठीक है। तो आपको दिख जाएगा इसमें अपनी पुस्तक में पेज संख्या 134 पर जो है सारी क्रांतियाँ दे रखी हैं, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, काली, रजत, है ना, सारी प्रकार से दे रखी है, ठीक है। अब देखते हैं पेज संख्या 134 पर, देख लेना, आप मिलान कर लेना आराम से। कृषि क्रांति से संबंधित एक और प्रश्न आया है, वो पशुधन की उपयोगिता से संबंधित आया, वो उसको भी आप जरूर देखना, ठीक है। सफ़ेद तो आपको पता है दूध से संबंधित है, पहले के अंदर 2 है, ठीक है। फिर जो है आपको नीला यानी मत्स्य पालन से संबंधित है, यानी बी के अंदर 1 है, पहले के अंदर 2 और 1 फिर हुआ है ये ना। फिर आपको मिल जाएगा कौन सा, सुनहरा जो है आपको मिल जाएगा ये अपने फल और सब्जी से संबंधित, बागवानी क्या मिलता है, फल और सब्जी होता है ना, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, कहाँ गया फल सब्जी। और ये हो गया दूसरा वाला उर्वरक उत्पादन हो गया, बाकी जो है अपने आप मिल जाएगा खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित पूरा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चंबल की खाइयाँ, जिनको चंबल की जो रेविन्स है वो अनफिट फॉर खेती, यानी खेती के लिए अनुपयुक्त हैं, ठीक है। ये आपको इसमें मिल जाएगा, जो अवनलिकाएँ हैं या जो खड्ड हैं, इसको जो रेविन बोलते हैं, ये जो है कृषि के लिए योग्य नहीं है। कौन से, ये जो अवनलिका उत्पादन होता है ना, बहुत गहरी गहरी खाइयाँ बन जाती हैं, ये भूमि जोतने के योग्य नहीं रहती है, तो इनको क्या बोलते हैं, रेविन और बीहड़ बोलते हैं। दूसरा कथन क्या दिया इन्होंने, बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरी नालियों को खड्डों के रूप में बनाता है, ठीक है। तो उपयुक्त क्यों नहीं है, क्योंकि बहता पानी जो है चिकनी मिट्टी को काट देता है, भाई फसल किस में अच्छी होती है, चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है, और गहरी नालियों को गड्ढों रूप में बनाता है। नाली जो है ना, नाली बन गई तो उसको गड्ढे बना देता है, ठीक है, मिट्टी वहाँ से काट ली और नालियाँ जो है उसको गड्ढा बना दिया। तो ये देखिए, बहता हुआ जल मृतिका युक्त मृदा को काटते हुए गहरी वाहिकाएँ बनाते हैं, जिसे अवनलिकाएँ कहते हैं, यानी गहरे गड्ढे बन गए तो वहाँ कहाँ खेती करोगे आप, ठीक है। ये प्रश्न जो है ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है एक ही सही व्याख्या है, पेज नंबर 108 में मिल जाएगा, ये मृदा वाला टॉपिक में दे रखा है। नेक्स्ट है कपास की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब ये सीधी लाइन तो अपनी पुस्तक में नहीं लिखी हुई है, लेकिन जिसने अपनी इस पुस्तक को पढ़ा है उसको थोड़ा सा ऐसे सोचना चाहिए, समझ विकसित करनी चाहिए कि आप अधीनस्थ बोर्ड की उस परीक्षा को कर रहे हैं जिसके लिए लगभग 2.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी ने आवेदन किए हैं। तो आपको इतनी समझ विकसित करनी होगी कि ये जो 1B वाला कृषि जलवायु प्रदेश है, पेज संख्या 140 पे आपको मिल जाएगा, इसमें दे रखा है कि उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान क्षेत्र, ये जो कृषि जलवायु प्रदेश है इसमें सिंचित मैदान क्षेत्र है ना, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, इसमें IGNP से सिंचाई होती है, और इसमें प्रमुख फसल कौन सी होती है, कपास। ध्यान रखना, इसी में कपास होती है और कहीं कपास नहीं होती, ठीक है। इसी क्षेत्र में जो है कपास आपको मुख्यतः देखने को मिलेगी, ठीक है। अब दूसरा कथन क्या दिया है, गंगानगर जिला जो है कपास का प्रमुख उत्पादक है, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर, ठीक है। अब इसको कोई कहे कि सर मेरे को लाइन टू लाइन मिला के दीजिए, तो सर आप लाइन टू लाइन वाले कोई पुस्तक और पढ़ सकते हैं। हमने तो इतना ही है कि अपनी इस पुस्तक को पढ़ने वाला दिमाग खोल करके पढ़े, जो मैप के साथ में पढ़े, कि जब वो सिंचाई परियोजना पढ़ेगा तो उसको ये भी पता होना चाहिए ना कि उत्तरी पश्चिमी सिंचाई मैदान क्षेत्र है, तो ये इसको नाम कैसे पड़ा इसका, ये जो 1B के अंदर श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र को शामिल किया गया है उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान में, तो इसको ऐसा नाम क्यों पड़ा इसका। एक तो इसकी लोकेशन है ना, जो एक संतर में या जो अपने राजस्थान के संदर्भ में इसकी स्थिति है उसका, और सिंचित मैदानी क्षेत्र दे दिया इसका नाम, तो ये सारे नाम के पीछे भी लॉजिक है ना कुछ ना कुछ, तो ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर हमको मैंने बता दिया, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या है, ठीक है। ये किससे पूछा है, उद्योग टॉपिक से पूछा है कि जोधपुर के बोरनाडा में जो सेज बनी हुई है वो किस उद्योग से संबंधित है। तो ये मैंने आपको PYQ कराए थे कुछ दिन पहले, उसमें भी करवाया था। बाकी सामान्य स्तर का क्वेश्चन है, हस्तशिल्प इसमें आंसर हो जाएगा, पेज नंबर आपको 209 पर मिल जाएगा। मेजर बांध किस नदी पर बना हुआ है, कई बार पूछ लिया अधीनस्थ बोर्ड ने, आजकल इससे कुछ खासा ही प्रेम इसके बना हुआ है। तो मेजर बांध कहाँ पर है, कोठारी नदी पर है, कहाँ पर, भीलवाड़ा के अंदर, माडलगढ़ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि नीचे इन्होंने दे रखे हैं राजस्थान के राज्य प्रतीक और कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है। तो इसमें राज्य की वृक्ष जो है बच्चे को पता है खेजड़ी है, ना कि खैर। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने खेजड़ी वृक्ष बोया भी, आपको पता हो तो, है ना, खेजड़ी वृक्ष लगे हैं। आपको पता हो कि मोदी जी ने खेजड़ी वृक्ष कहाँ पे लगाया राजस्थान में, हाल ही में 4 जुलाई को आए थे राजस्थान में, तो उन्होंने खेजड़ी वृक्ष कौन से ज़िले में लगाया, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। ये पेज संख्या 81 पर मिल जाएगा, ये अपने वन्य जीव वाले टॉपिक में या वन वाला टॉपिक मिलेगा, ठीक है। ये
लाइन 102 वाला जो प्रश्न है सालर वन से संबंधित है, वन से संबंधित और उद्योग और कृषि से संबंधित भर के डाटा इसमें दिए। खनिज से संबंधित भी खूब सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। पहला दिया है कि सालर के पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल पैकिंग के लिए नहीं किया जा सकता। चलो दिखाते हैं आपको पैकिंग के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं। ये देखो इसकी लकड़ी, इसकी किसकी लकड़ी, सालर वन है ना, इसकी लकड़ी जो है पैकेजिंग के डिब्बे बनाने के काम में ले जाते हैं। एकदम सही बात है। तो इसने क्या बताया, ये तो मना कर रहा है, मना कर रहा है यानी कि इसको काट दो, यानी एक काट दीजिए आप ऑप्शन में से। अब देखते हैं ब्राह्मण घास जो है बहुत पौष्टिक होती है, पौष्टिक होती है ना, पशुओं दुधारू पशुओं के लिए बहुत उपयोगी होती है। देखो दुधारू पशुओं के लिए बहुत उपयोगी होती है, ठीक है, ये सही है। दूसरा जो है सेवन घास सभी जानवरों के लिए पौष्टिक होती है, ये सेवन घास सभी पशुओं के लिए पौष्टिक, ठीक है, दूसरी लाइन भी अपने कवर होगी सही से, ठीक है। एक लास्ट में क्या दिया है, सालर का पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है क्या, देखते हैं अभी। ये सालर का वृक्ष जो है गोंद का अच्छा स्रोत है, ये भी मिल गया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, पहला जो इन्होंने दिया है ना, यानी अभी मैंने गलत टिक लगा दिया, लोग कहेंगे सर आपने पहला तो ऑप्शन काट ही दिया। चलो मैं इसको सही कर देता हूँ, इसका आंसर जो कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 78 नंबर पेज पर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति है ना, वो क्यों लाई गई थी, उसका उद्देश्य क्या है। तो आप देखोगे जब राजस्थान में सौर ऊर्जा लिखी हुई है ना, तो राजस्थान में उच्चतम सौर विकिरण होने के कारण ऊर्जा के क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन की भविष्य संभावना है, क्योंकि राजस्थान में ना यहाँ पे 325 दिन आकाश स्वच्छ रहता है, यानी सौर ताप उपलब्ध रहता है। राजस्थान में गर्मी खूब दाब के पड़ती है, तो राजस्थान में क्या हो सकती है, सौर ऊर्जा उत्पादन जो है बड़े तौर पर किया जा सकता है, मेजर तौर पर इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो राजस्थान जो है भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सौर ऊर्जा उत्पादन का केंद्र बन सकता है। तो इसके लिए ये जो है नीति लाई गई थी 2011 में, जो है इसकी पहली नीति लाई गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विकेंद्रीकृत और बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन करना। क्यों करना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं सौर ऊर्जा से संबंधित, ठीक है। ये समझ आधारित प्रश्न है, आपको इन प्रश्नों के लिए तैयार रहना होगा। ये प्रश्न है राजस्थान सरकार द्वारा नए उद्यमों की स्थापना और वित्तीय और तकनीकी दोनों प्रकार की सहायता करने के लिए किस एजेंसी की स्थापना की गई है। ध्यान रखना, इस एजेंसी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा की गई है, यानी कि ये संस्था जो है राज्य की उपक्रम है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये अपनी इस पुस्तक में दे रखा है कि राज्य की उपक्रम यानी राजस्थान सरकार के अंडर में आने वाले उद्योग विभाग के अंदर कौन कौन से अपने निकाय हैं या विभाग हैं, ठीक है, या उपक्रम हैं। तो पहला है रिको, फिर जो है आपको मिल जाएगा वित्त विभाग। तो ये दोनों अपने इस पुस्तक में दे रखे हैं, पुस्तक में दे रखे हैं और ऑप्शन में भी आगे हैं, यानी कि पहला और कौन सा, दूसरा। तो इसका आप विस्तार रूप से दे रखा है, ये राजस्थान वित्त निगम जो है नवीन उद्योगों की स्थापना करता है, साथ में जो है विद्यमान उद्योग है ना उनके विस्तार करता है, चाहे तकनीकी हो चाहे किसी प्रकार का हो, उसके लिए 20 करोड़ तक सहायता भी देता है। तो देखो ये वित्तीय सहायता देता है ना, वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता होगी ना, भाई विस्तार कैसे होगा, विस्तार करने के लिए तो दे रहा है पैसे, विस्तार किस प्रकार से हो सकता है, या तो अवसंरचनात्मक हो सकता है या तकनीकी रूप से विकास हो सकता है, ठीक है। ये तो वित्त निगम हो गया इसका आंसर। फिर जो है इसमें रिको भी दे रखा है, उद्योग स्थापित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना, साथ में जो है ये व्यापार विनियोजन गतिविधियों को बढ़ाने की प्राथमिकता। तो इसका आंसर वित्त विभाग वित्त निगम के साथ में रिको भी साथ में। और ये देखो ये राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित संस्था है, कौन सी, राजस्थान खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड जयपुर। ये जो है ए, साथ में है बी और डी, ये जो है ए बी और डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित उपक्रम है, ठीक है। अब ये तीनों ही प्रश्न जो है, तीनों ही विकल्प जो है अपनी पुस्तक में कवर कर रखे हैं अच्छे से और अच्छे से लिखा हुआ है। अब ये प्रश्न 115 नंबर उद्योग से फिर से पूछा है कि सार्वजनिक राजस्थान सरकार का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम पहली चीनी। अब देखो सार्वजनिक क्षेत्र लिखा ना, यानी पब्लिक सेक्टर, ठीक है, आपको पब्लिक सेक्टर की देखना है। तो पब्लिक सेक्टर की कौन सी है, राजस्थान के स्टेट गंगानगर शुगल जो मिल है ये पब्लिक सेक्टर की है, क्योंकि 1956 में जो है ना राजस्थान सरकार ने इसे अधिकृत कर लिया था, सार्वजनिक क्षेत्र का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चीनी मिल कौन सी है, राजस्थान स्टेट शुगर मिल्स जो है गंगानगर में स्थित है, 201 नंबर पेज आपको मिल जाएगा। ये सार्वजनिक क्षेत्र की पहली चीनी मिल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 170 नंबर क्वेश्चन 17। इसमें लिख रहे हैं राजस्थान में न्यूनतम पानी का उपयोग करके कृषि क्षेत्रों में सिंचाई करना और अधिकतम लाभ कमाने के लिए कौन सी विधि अपनाई गई है। तो इसके लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाई गई है। तो इससे क्या होगा, प्रति बूंद अधिक फसल होगी। इसके उद्देश्य से ये जो है सूक्ष्म सिंचाई की ड्रिप और स्प्रिंकलर तकनीक जो है सबसे कारगर पद्धति है। तो ये अपनाई गई है राजस्थान के अंदर। 119 नंबर क्वेश्चन है 100 द्वीपों का क्षेत्र या शहर किसे कहते हैं। तो ये जो है किसे कहते हैं, बांसवाड़ा को कहते हैं। पेज नंबर 13 पे आपको मिल जाएगा,
सामान्य से क्वेश्चन है। ये कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है मुख्य रूप से क्या उपयोग करता है, तो ये बिटुमिनस कोयला उपयोग करता है और राज्य क्षेत्र का ही है कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट। ये राजस्थान का पहला थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये औद्योगिक विकास नीति जो है राजस्थान की, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसमें जो है औद्योगिक पार्कों की संख्या को घटाना, तो घटाना उद्देश्य नहीं हो सकता। भारी उद्योग पर करों में वृद्धि करना, ये भी नेगेटिव है। और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति को कम करना, तो यानी कि अगर कोई नहीं पढ़ के गया है, ये विकास नीति नहीं पता है, तो भी सामान्य IQ का बच्चा भी इसको आराम से कर लेगा। समझ बेस्ड प्रश्न है। वैसे अपनी पुस्तक में प्लग एंड प्ले का जो है ये लिखा हुआ है कि इन सुविधाओं को बढ़ावा देगी राजस्थान सरकार राजस्थान औद्योगिक विकास नीति के तहत। तो ये प्लग एंड प्ले सुविधा क्या होती है, इसमें प्रदूषण रहित जो विनिर्माण औद्योगिक इकाई है ना, उनकी स्थापना को प्रमोट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनमें कौन सा जोड़ा सही है, तो चंबल परियोजना जो है आपको मैंने बता दिया मध्य प्रदेश और राजस्थान की है। साथ में ये जो भाखड़ा नहर परियोजना है ना, ये हिमाचल नहीं है, यहाँ पर पंजाब हरियाणा और राजस्थान की है। ये देखो भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट जो है राजस्थान पंजाब और हरियाणा का है। ठीक है, राजस्थान पंजाब और हरियाणा का है, यहाँ पंजाब आप जो है एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे, तो यानी कि दूसरा गलत है, ये तीसरा गलत है भाखड़ा नहर वाला, और एक पहला गलत है। पहला और सी अगर काट दें, ए और सी काट दें तो ये निकल गया है ए वाला, ये ऑप्शन निकल गया है, ए ऑप्शन गया, सी ऑप्शन गया और डी ऑप्शन गया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जिसमें बी और डी सही है। यानी कि इंदिरा गांधी परियोजना जो है उससे लाभान्वित या जोड़ा सही कौन सा है, पंजाब और राजस्थान। साथ में व्यास परियोजना कौन कौन से राज्यों की साझेदारी है, पंजाब हरियाणा और राजस्थान की। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा ऊर्जा वाला टॉपिक में 174 पर, यानी जो जल विद्युत प्रोजेक्ट है ना, हाइड्रो प्रोजेक्ट, उसमें। ये नेक्स्ट है, ये राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना यानी कि रिप्स से संबंधित उन्होंने पूछा है। तो ये देखो कैसे ऑप्शन दिए इन्होंने, यानी इनको थोड़ा समझ आधारित बनाना है तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा ढंग का देना चाहिए ताकि तैयारी करने वाले विद्यार्थी को थोड़ा फायदा हो। अब ये जो कोई अगर नहीं पढ़ के गया है ना, उसको भी ये आसानी से कवर हो जाएगा। यानी लघु उद्योगों की संख्या को सीमित करना, यानी स्मॉल स्केल का जो इंडस्ट्री है उसको सीमित करना, यानी कि नेगेटिव हो गया पहले से ही। ठीक है, और नए ये जो केवल IT क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा देना, यानी जिसने साइकोलॉजी पढ़ी है ना वो तो इसको उड़ा देगा ऐसे क्वेश्चन को। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को निःशुल्क भूमि देना, निःशुल्क अपने वालों को नहीं दे, बहुराष्ट्रीय को कौन देगा, क्योंकि वो फ्री में ऐसे थोड़ी कोई इनकम बढ़ाएगी कि नहीं, वो इन्वेस्ट कर रही है यहाँ पर, कुछ ना कुछ इनकम बढ़ाएगी। ठीक है ना, निःशुल्क उनको नहीं देते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं, उनके लिए औद्योगिक क्षेत्र का विकास करते हैं या कोई स्पेशल पार्क बनाते हैं, जैसे जापानी जोन बनाया गया है ना, इस प्रकार से जैसे दक्षिण कोरिया के लिए अलग से कंपनियाँ वहाँ पे उनको औद्योगिक क्षेत्र विकसित करके कुछ प्रोत्साहन दिया जाता है, विद्युत में छूट दी जाती है ना, करों में छूट दी जाती है, राज्य कर में छूट दी जाती है, इस प्रकार से दिए जाते हैं। इसमें जो है नए उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन और सब्सिडी दी जाती है, न कि ये बाकी ऑप्शन किए जाते हैं। पेसिंग के 216 आपको मिल जाएगा। ये देखो पूरी प्रकार से जो है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2024 दे रखी है, इसमें किस प्रकार से आपको प्रोत्साहन दिए जाएंगे, साथ में किस प्रकार से आपको सब्सिडी दी जाएगी। तो एक समझ बेस्ड प्रश्न था। वैसे ऐसे प्रश्न नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो तैयारी करता है ना उनके लिए ये प्रश्न जो है घाटा है, क्योंकि उन्होंने अच्छे लेवल की तैयारी करी है और ये तो सामान्य तैयारी करने वाला बच्चा भी कर लेगा। तो आपको ये मिल जाएगा तांबा जो है आपको खोद दरिया में मिलेगा, है ना, खोद दरिया में तांबा मिल जाएगा। जावर में जो आपको क्या मिलेगा, जिंक और लेड मिल जाएगा। ठीक है, पलाना में आपको मिल जाएगा कोयला, गुड़ामालानी में आपको मिल जाएगा पेट्रोलियम। ठीक है, इस प्रकार से ये तांबा जो है PYQ में आ भी रखा है, खोद दरिया से अपने ऐड किया हुआ है। ये लिग्नाइट जो है आपको पलाना का पूछा था ना, ये बीकानेर में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है सीसा और जस्ता, ये कहाँ मिलते हैं, ये जावर के खाने हैं ना, उस जावर के खानों में 4 खाने हैं, उसके साथ में बहुत सारे खाने हैं जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के अधीन है, 8 खाने जो जिंक लिमिटेड के अधीन है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भैरवदेव डाक का सोनपुरी जो है सोनचोरी जो है घोषित किया गया है, यह किस टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। तो ये भैरवदेव डाक का अभ्यारण्य है ना, ये अलवर के अंदर है। ये राजस्थान सरकार द्वारा घोषित नहीं है, ये वहाँ के लोगों द्वारा स्थानीय स्तर पर घोषित किया गया है। तो ये भैरवदेव डाक का सेंचुरी कहाँ पर है, अलवर के अंदर है, ध्यान रखना। और अलवर के अंदर इनमें से कौन सा है, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है सर, आपने वन्य जीव अभ्यारण्य में देखा है, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है, अलवर के अंदर है। ठीक है, ये कहाँ है, अलवर के अंदर है। ठीक है, इस प्रकार से ये पेज नंबर 97 पर देखा है, द्वितीय संस्करण में है और पहले संस्करण में तो पहले था ही। ठीक है, पशुओं के आर्थिक महत्व के बारे में कौन सा कथन सही है। देखो इसमें जो तीसरा कथन है उस पर आप ध्यान से देखिए, जो अच्छा अभ्यर्थी होता है वो सीधा पकड़ता है, गलत फैक्ट कहाँ दे रखा है। तो नीली क्रांति का संबंध जो है किससे है, नीली क्रांति का संबंध आपको दिख जाएगा मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो कथन है तीसरा कथन गलत है। अब तीसरा कथन गलत है ना, तो आप निकालो 3 ऑप्शन ऐसे कट देंगे सीधा, और सीधा आंसर आएगा, आपको दूसरे ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैसे ही आपको जो है ये जैविक कृषि वाला जो ऑप्शन था ना, ये वर्मी कंपोस्ट वाला, खाद वाला, ये जैविक वाला ऑप्शन जो है आपको अपनी पुस्तक में मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा। वैसे ऑप्शन जो है एक से ही मिल रहा था।
समझ गए ना, एक से एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो रहा था। ये मिल जाएगा आपको 134 पर, ठीक है, दोनों एक कथन है। एक ये देखा है, कोटा को राजस्थान के औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता है, तो वहाँ पर कौन कौन से उद्योग होते हैं, कौन सा उद्योग वहाँ पर नहीं होता है। तो देखो जिंक जो स्मेल्टर है ना वो वहाँ पर नहीं है। जो जिंक स्मेल्टर है वो मुख्य रूप से कहाँ पर है, एक तो देबाई उदयपुर के अंदर है, दूसरा जो है चंदेरिया जो है कहाँ पर है, इसके अंदर अपने चित्तौड़ में, फिर जो है दरीबा कहाँ राजस्थान के अंदर। ये मुख्य रूप से जिंक स्मेल्टर राजस्थान के अंदर फेमस है, यही है, ठीक है। तो ये जिंक प्रगलन वाला जो है ये कहाँ नहीं है, कोटा के अंदर नहीं है। रसायन वाला आपको पता ही है कि वहाँ पर श्री राम फर्टिलाइजर्स है ना, और केमिकल लिमिटेड है, वो कहाँ पर है, रामनगर कोटा के अंदर है, तो ये तो है ही है ना। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये कोटा वाला पहले आ भी रखा है आर इसके अंदर है ना, ये रसायन वाला। तो पेज नंबर 206 और ये इसका पेज नंबर ऐड करना मैं भूल गया, आपको मिल जाएगा उद्योग टॉपिक के अंदर, ये खनिज टॉपिक के अंदर मिलेगा आपको, ये खनिज टॉपिक के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये 147 नंबर क्वेश्चन जो है, वीडियो काफ़ी थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आपने जिसने भी धैर्य से सुना है ना उसको निश्चित रूप से फ़ायदा होने वाला है कि उसको किस प्रकार के पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयारी करनी है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से मावठ के नाम से जाना जाता है, सही बात है, एकदम से मावठ के रूप में जानते हैं, लेकिन शीतकालीन वर्षा जो है लौटते हुए मानसून के पवनों के कारण होती है, लौटते हुए मानसून के कारण नहीं होती है। ये जो शीत ऋतु में चक्रवात आते हैं है ना, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं, उनकी वजह से होती है। तो ये दूसरा कथन गलत है। जलवायु टॉपिक में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, लौटते हुए मानसून की भी और शीतकालीन जो वर्षा होती है मावठ, इसके बारे में पूरी जानकारी दे रखी है अपनी इस पुस्तक में, ठीक है। ये जलवायु टॉपिक के अंदर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है 149 नंबर क्वेश्चन कि भारत की जनगणना के आधार पर सही कथनों की पहचान कीजिए। तो राजस्थान में शहरीकरण का स्तर राष्ट्रीय औसत से अधिक था। अब देखो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है, ये 2011 की जनगणना, फिर पूछा है भारत से राजस्थान, उनमें क्या पूछा है, शहरी राजस्थान में अधिक था। राजस्थान में तो 24.9% था सर, और भारत में कितना था 31.2। तो बताओ मुझे राजस्थान में अधिक है या भारत में अधिक है। तो सर राष्ट्रीय औसत से राजस्थान में अधिक नहीं है, राष्ट्रीय औसत से तो कम है, ठीक है ना, ये औसत से कम है। राष्ट्रीय औसत कितना 31.2 है और राजस्थान का कितना है 24.9 है, ठीक है। तो पहला कथन गलत हो गया। राजस्थान में लिंगानुपात जो है राष्ट्रीय औसत से कम था। अब देखते हैं ये रहा लिंगानुपात, और राजस्थान में कितना है, राजस्थान में 928, भारत में कितना 943, कितना अंतर है, ये देखिए 15 बिंदु कम है। राजस्थान का लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से 15 बिंदु कम है, तो 15 कम हो गया ना, तो इसने क्या दिया है, कम दिया गया, इसने कम वाला दिया, ठीक है। और डूंगरपुर जिले में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक था। अब देखो डूंगरपुर जिले में राष्ट्रीय औसत कितना है 943। अब देखते हैं डूंगरपुर में कितना है, कहाँ गया डूंगरपुर, ये रहा 994 डूंगरपुर में, तो अधिक है ना राष्ट्रीय औसत से, तो अधिक है सर, कोई बात नहीं। बी और डी दो ऑप्शन में ये करवा रहा है, बाकी ये ऑप्शन जो है ना, ये राजस्थान में सबसे कम साक्षरता है, तो सबसे कम तो बिहार में है, तो ये चौथा ऑप्शन गलत है। अपने चारों के चारों फैक्ट जो है पुस्तक में कवर कर रखे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी। बी और सी कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन के अंदर है, ठीक है। ये पेज नंबर 300, 307 और 308 पे मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट ये जो 150 नंबर क्वेश्चन है, ये अपनी पुस्तक से आउट है, पूरी तरह कवर नहीं हो रहा। वैसे ये अपने जो गलियारे हैं या जो नोड हैं DMIC के, ये अपन ने कवर कर रखे हैं, लेकिन ये किस लिए हैं ये अपनी पुस्तक से आउट है, ठीक है। वैसे इसका आंसर हो जाएगा, आपको देखोगे कि जो खुशगड़ा वाला है ना, ये ऑटो प्रोजेक्ट से संबंधित है, यानी कि डी के अंदर 2 अगर आप सुमिलित करोगे ना, ये सुमिलित हो रहा है इधर। फिर जो है आपको सुमिलित करना है भीलवाड़ा के अंदर, कौन सा करना है, कपड़े वाला। वैसे भीलवाड़ा को औद्योगिक नगरी कहते हैं, हाफ ऐसे हो रहा है, लेकिन इसको अपना दावा नहीं करेंगे क्योंकि स्पेशल लेना चाहिए था सर, लाइन टू लाइन मिलना चाहिए था। चलो कोई नहीं, जिसने पढ़ी है पुस्तक वो तो सही करके आया है, लेकिन अपनी पुस्तक से मैं प्रूफ नहीं दे रहा हूँ क्योंकि लाइन टू लाइन कवर नहीं हुआ है। कल के दिन आप कहोगे सर ज़्यादा ही बता दिया आपने, तो ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। ये जो इसमें भीलवाड़ा जो है, इसमें आपको मिल जाएगा कपड़ा, यानी सी के अंदर 3 मिलना चाहिए ना, तो ये जो इसका आंसर सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको मिल जाएगा खनिज आधारित उद्योग, किस में मिलेंगे, ये खनिज आधारित जैसे आपको मिल जाएगा मार्बल वगैरह है ना, ये आपको कहाँ मिलेंगे, अजमेर और किशनगढ़ के अंदर मिलेंगे। जयपुर दौसा में आपको क्या मिलेगा, चमड़ा उद्योग, ज्योति मौजूद वगैरह ना। वैसे इसमें जो पार्क वार्क बना रखे हैं उसमें जानकारी दे रखी है कि जयपुर और दौसा में मौजरी उद्योग वगैरह ना काफ़ी प्रसिद्ध हैं, ठीक है। बाकी इस पुस्तक को जो है अपनी पुस्तक से आउट ऑफ बुक माना है मैंने। ये वैसे 5 के 5 नोट दे रखे हैं, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, मेन किस उद्योग को ये प्रमोट करेंगे, उनका जिक्र नहीं कर रखा था। ये मीनाकारी का केंद्र जो है जयपुर में है, ये अपने उद्योग टॉपिक में ना इनके लिए प्रोत्साहन देने के लिए GI टैग के लिए आगे जो है भिजवाया जा चुका है। मीनाकारी है ना, ये मीनाकारी जो है कहाँ की फेमस है, जयपुर की। इनके लिए जो है ना GI टैग का आवेदन कर दिया गया है। अगर GI टैग का आवेदन किया यानी कि केंद्र है ना, कुछ तो फेमस है वहाँ पर, इसलिए आवेदन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 212 पर, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है
कृषि उपज मंडियाँ जो हैं किसानों की मदद कर रही हैं। किस रूप में कर रही है? कृषि उपज मंडियाँ क्यों होती हैं कि किसान वहाँ पर जाकर के अपना सामान बेचे। तो अपनी इस पुस्तक में पेज नंबर 154 पे दे रखा है कि जो ई नाम पोर्टल पर मंडियाँ हैं ना, उस पर क्या करते हैं, किसान अपनी फसल ऑनलाइन बेचते हैं, ठीक है ना। और फसल कृषि उपज मंडियों में ऑनलाइन क्यों बेचते हैं, या ई नाम से कृषि उपज मंडियों को क्यों जोड़ा गया है, ताकि उनको जो है अधिक से अधिक कीमत मिले अपनी फसल की। इस प्रकार से ये इसका उद्देश्य ये होता है मंडियों का कि वहाँ पर किसान आकर के होलसेल रेट पर बेचे, या जो उस पर वहाँ बोली जाता लगती है ना, उसके आधार पर किसान को अधिक से अधिक मूल्य मिले वहाँ पर, ठीक है। ये जो बी ऑप्शन है ना, शीत भंडारण की तकनीकी या सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये काम किसका है? ये राजस्थान राज्य भंडारण निगम का है ना। भंडारण निगम में जो गोदाम बनाए गए हैं, तो गोदाम में रखी जाती है, न कि कृषि मंडी में, ठीक है। ये वहाँ पर गोदाम बनाए गए हैं अलग से। तो गोदाम अगर पूछता भंडारण निगम के द्वारा जो संचालित गोदाम है वो किस रूप में आते हैं, तो ये जो है शीत भंडारण की सुविधाएं अपन कर सकते थे। इसका आंसर सही कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। आपको पेज नंबर 146 154 पर जो है इस प्रश्न से संबंधित जानकारी मिल जाएगी। आप उसको इस बेस पर कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अब राजस्थान भारत के जिप्सम उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिसका मुख्य रूप से उपयोग कहाँ होता है? तो इसका मुख्य रूप से उपयोग होता है उर्वरक और सीमेंट उद्योग में, ठीक है। जिप्सम का उद्योग आपको मिल जाएगा। ये देखिए, जिप्सम का उद्योग कहाँ मिला है? रासायनिक और सीमेंट उद्योग में, उर्वरक और सीमेंट दोनों में मिल जाएगा। ये पेज नंबर 228 पे आपको मिलेगा। नेक्स्ट है, भारत के किस भवन निर्माण पत्थर के उत्पादन में राजस्थान का महत्वपूर्ण योगदान है? अब देखो, महत्वपूर्ण योगदान तो अपने इस हिसाब से मान सकते हैं ना कि दोनों के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। अब देखते हैं वो उसको किस हिसाब से मानता है। आंसर इसमें संगमरमर और ग्रेनाइट दोनों ही जो है, दोनों के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है, ठीक है। अब देखते हैं अधीनस्थ बोर्ड जो है इसको किस आधार पर महत्वपूर्ण योगदान मानता है। योगदान तो यही होना चाहिए कि स्थान कौन सा है। चलो देखते हैं। ये अपने थे 56 प्रश्न, आप काउंट कर लेना, और इससे अधिक किसी पुस्तक में मिले तो आप उस पुस्तक की तरफ जाइएगा। अगर आपको लगे कि कहीं और भटकना नहीं है, ना करंट के लिए ना आपको PYQ के अलग अलग से भटकना है, PYQ भी मैंने इस पुस्तक में बहुत अच्छे तरीके से ऐड किए हुए हैं, ठीक है। ये इस पुस्तक का रिजल्ट है, साथ में LDC का रिजल्ट जो है 61 में से 56 मान लिया गया है, यानी पूरे आपको जो है मैंने प्रूफ दिखाए हैं। अगर आपको लगे सर कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप उसको बता दीजिएगा मुझे कमेंट में, मैं आप जवाब देने का प्रयास करूँगा। बाकी जो है ऐसे तो खूब सारे कमेंट आएंगे, बाकी पब्लिकेशन वाले भी आएंगे कि सर उनके द्वारा भेजे गए चले भी आएंगे, कहेंगे सर ये आपके सॉल्व नहीं हो रहा है, ये हमसे भी सॉल्व नहीं हो रहा है, ऐसे है ना, खूब आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट तय करेगा आने वाले शाम में। मैं मुझे जो आपका प्रेम मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत आभार। ये अपना रिजल्ट रहा है, और सबकी PDF जो है एरेना ऑफ कंसेप्ट स्टडी पर डाली हुई है। वन स्टॉप सॉल्यूशन। किसी को ऐसे अगर डाउट हो किसी भी क्वेश्चन पर आप पूछ सकते हैं। रिजल्ट पर कोई डाउट नहीं है, ये रिजल्ट रहा है, और इसकी PDF एकमात्र चैनल है जिन्होंने पूरी व्यवस्थित तरीके से PDF डाल रखी है इन सभी एग्ज़ाम्स की, ठीक है ना। वरना लोग क्या करते हैं, आधा अधूरा क्वेश्चन कहीं से लिया, प्रश्न कहीं से लिया, ऐसे ना बैठाने का प्रयास करते हैं। अगर अपनी पुस्तक से कवर नहीं हुआ है तो मैं पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ कि ये अपनी पुस्तक में नहीं है, ऐड कर लेना, ठीक है ना। या जो क्वेश्चन बाहर गया ना, मैं सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। एक आधा क्वेश्चन कोई छूट गया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी प्रयास किया है कि आंसर ऑथेंटिक ही बताऊँ। ये अपनी पुस्तक का सेकंड संस्करण है। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लें, ताकि दुकानदार को बता सकें सर ये पुस्तक जो है मुझे चाहिए, ठीक है। और बाकी जो साथी RS की, SI की, PTI की, वीडियो, CET जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, भूगोल के लिए आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर भटकना चाहते हो तो खूब पुस्तकें हैं, अगर एक जगह टिक करके तैयारी करना चाहते हो तो ये पुस्तक आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी, और वन स्टॉप सॉल्यूशन है बाकायदा, ठीक है। ये 56 प्रश्न है, आप कुछ एक आधा कम करो तो कर लेना, बाकी मैंने पूरे काउंट करके जो सॉल्व हो रहे थे ना वही काउंट किए हैं, बाकी आप काउंट कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सूचना है, ये जो अपनी राजस्थान कला संस्कृति की जो पुस्तक है, इसमें 10 में से 10% सॉल्व हुए हैं, उसका प्रूफ जो है आपको जो है एरेना ऑफ कंसेप्ट स्टडी इनके YouTube चैनल पर जो है उपलब्ध करवा दिया गया है, ठीक है। आप उसका रिजल्ट भी देख सकते हैं। ये राजस्थान के सभी शॉप पर पहुँचा दी गई हैं। उसके अलावा आप जो है व्हाट्सअप के माध्यम से भी इसको मंगवा सकते हैं। सभी लिंक जो है, जो प्रश्न आए हुए हैं उनकी लिंक जो है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।